जॉइंट फैमिली के साथ रहने वाली वर्सेस अकेले रहने वाली बहुओं की नींद। सुरेश भैया, आज हम लोग बहुत देर तक खेलेंगे। देखिए, मैं अपनी नई गेंद लेकर आया हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर फील्डिंग करेंगे तो कितना मजा आएगा ना। हाँ अनिकेत, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी हमें साथ में का खेलने देती है। वो तो हमेशा गुस्सा करती है। अरे सुरेश भैया, अभी तो मम्मी अंदर सो रही है। चलिए जल्दी जल्दी खेलना शुरू करते हैं। तभी सामने वाले अपार्टमेंट की बालकनी का दरवाजा खुलता है। महिमा जो अभी अभी सोकर उठी है बाहर आती है और नीचे बच्चों को साथ देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हे भगवान, इस बच्चे को कितनी बार मना करो लेकिन ये सुधरता ही नहीं। महिमा तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैदान में पहुंचती है। वो अनिकेत का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे झटके से अपनी तरफ खींचती है। सुरेश सहम कर पीछे हट जाता है। चलो यहाँ से अभी की अभी। कितनी बार मना किया है कि उन लोगों के साथ मत खेला कर। घर जाकर अनिकेत महिमा से, मम्मी, मैंने सुना है कि सुरेश भैया और वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, फिर भी आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? पापा तो बताते हैं कि वो मेरे दादा दादी है। बकवास मत कर, वरना खींच के एक चबात मारूंगी। अनिकेत रोने लगता है। तभी महिमा का पति विवेक ऑफिस से घर लौटता है और अनिकेत को रोता देखकर महिमा की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। क्या हुआ महिमा, तुम बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? बेचारा रो रहा है, ऐसी क्या गलती कर दी उसने कि तुम हाथ उठाने की बात कर रही हो? आप इसे समझाते क्यों नहीं? मैंने इसे 1000 बार कहा है कि उन लोगों के साथ मत खेलो, उस आंगन में मत जाओ, लेकिन ये आपकी तरह ही जिद्दी है, मानता ही नहीं है। आखिर वो उनका खून है महिमा, कैसे मानेगा? तुम रिश्तों को भूल सकती हो पर खून खून से अलग थोड़े ना हो सकता है। सुरेश उसका बड़ा भाई है और वो उसका परिवार है। हाँ हाँ, आप तो हमेशा उन्हीं की साइड लोगे। आपको मेरी चिंता ही कब रहती है? और क्या चिंता करूं तुम्हारी? तुम्हारे कहने पर मैंने अपना भरा पूरा घर छोड़ दिया, सबसे अलग हो गया, यहाँ तक कि अच्छी नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि ज्यादा कमा सकूं और तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। ऐसा कहकर विवेक चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो महिमा से कहता है, खैर बहस करने का समय नहीं है। अच्छी नौकरी से याद आया कि मुझे बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। आज ही निकलना होगा। क्या अभी तो आप ट्रिप से वापस आए थे और फिर जा रहे हैं? आप तो घर पर रुकते ही नहीं हैं। मैं और अनिकेत यहाँ अकेले क्या करेंगे? क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। अगर अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से मेरी पैकिंग कर दो और हो सके तो खाना भी बना दो। मैं थोड़ी देर में बाहर से आता हूँ। ठीक है, करती हूँ। हर चीज मुझे ही करनी पड़ती है, आप बस हुक्म सुना देते हैं। जाइए, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मैं किचन में देखती हूँ। विवेक अंदर चला जाता है। महिमा अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगती है। फिर वो आकर बाहर देखती है तो विवेक उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो अपना फोन उठाकर विवेक को कॉल करती है। हेलो विवेक, कहाँ हैं आप? हाँ महिमा, मैं अपने लिए सफर की कुछ जरूरी चीजें लेना भूल गया था, वही लेने आ गया हूँ। तुम पैकिंग खत्म करो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। ऐसा कहकर महिमा फोन रख देती है। फिर वो अपने आप से कहती है, ओफो, मैं सुबह से काम करके थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, थोड़ा देर सो लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। महिमा सूटकेस आधा भरा छोड़कर बेड पर लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। करीब आधे घंटे बाद विवेक वापस आता है और देखता है कि पैकिंग अधूरी है और महिमा सो रही है। महिमा उठो, ये क्या तरीका है? अभी तक सो रही हो तुम? मेरा निकलने का समय हो रहा है और तुमने अभी तक पैकिंग भी पूरी नहीं की। हाँ, वो मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी। थकावट इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। अभी कर देती हूँ सब। अरे यार, मुझे लगा तुम कम से कम खाना तो बना के रख दोगी। अब मैं खाली पेट सफर पर जाऊंगा क्या? कम से कम जिम्मेदारी का एहसास तो रखा करो। अब नींद आ गई थी तो क्या करूं? आप बाहर कहीं ढाबे पर खा लेना। हमेशा खाने के लिए इतना इशू क्यों बनाते हैं? मैं अभी पैकिंग खत्म कर देती हूँ। तुम्हारा तो हमेशा का यही नाटक है। खैर छोड़ो, मैं बाहर ही खा लूंगा। अब जल्दी हाथ चलाओ, टैक्सी नीचे इंतजार कर रही होगी। महिमा आनंद फानंद में पैकिंग करती है और विवेक अपना सामान उठाता है और बाहर निकल जाता है। महिमा बालकनी में खड़ी होकर उसे बाय करती है और फिर नीचे सामने वाले घर के आंगन की ओर देखती है। सामने वाले घर के आंगन में पूरा परिवार साथ बैठा है। सब खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी बहू करिश्मा दाल बीन रही है। नंद सुप्रिया उसके पास सब्जियां लेकर काट रही है। माँ जी, आज मौसम बहुत अच्छा है। मेरा मन कर रहा है कि आज सबके लिए बेसन के गट्टे की चटपटी सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाई जाए। आप क्या कहती हैं? अरे वाह बहू, तेरे हाथ की गट्टे की सब्जी तो देवेश जी को भी बहुत पसंद है। तू बना ले, मैं और सुप्रिया तेरी मदद करवा देते हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं सारी सब्जियां, प्याज और लहसुन यही आंगन में ले आती हूँ। यहीं बैठकर सब काट लेंगे, बातें भी हो जाएंगी और काम भी।
अरे बहू, तू आए दिन हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। अरे कभी अपनी सेहत की भी चिंता किया कर, ऐसे तो तुझे रात को सोते सोते बहुत देर हो जाएगी। पिताजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कितनी भी रात को सोऊं, लेकिन जब आप लोगों के साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। आपकी खुशी में ही मेरी शांति है। इसीलिए तो मेरी बीवी मुझे दुनिया से हटके लगती है। इसे थकान नहीं, परिवार का प्यार दिखता है। करिश्मा, आज खाने में मजा आने वाला है। मम्मी आज सबके लिए गट्टे की सब्जी बनाओगे तो मेरे लिए दही बड़े भी बनाओगे ना? मुझे वो बहुत पसंद है और आपने वादा किया था। हाँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि तू गट्टे की सब्जी नहीं खाता। तेरे लिए दही बड़े जरूर बनेंगे, बस तू जाकर अपनी पढ़ाई खत्म कर ले। भाभी आप बस सब्जी की तैयारी कीजिए। दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि सुरेश दही बड़े मांगेगा। मैं दाल अभी पीस देती हूँ। सुप्रिया तुम कितनी अच्छी हो, मेरी कितनी मदद करती हो। अगर तुम और माँ जी साथ ना हो तो मैं अकेली घबरा ही जाऊं। तभी कमरे के अंदर से दादी सास बाहर आती हैं। उन्हें गर्मी लग रही है और वो हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रही हैं। करिश्मा उन्हें देखते ही खड़ी हो जाती है। अरे भाई बहू, तूने सुबह कहा था कि आम पन्ना बनाकर फ्रिज में रखा है, वो अब तक तो बिल्कुल ठंडा हो गया होगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ दादी, मैं अभी लाती हूँ। मैंने उसमें पुदीना और काला नमक भी डाला है, आपको पीकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। करिश्मा किचन में जाती है और ट्रे में आम पन्ने का गिलास सजाकर लाती है और सबको पिलाती है। सब लोग हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। महिमा ये सब अपनी बालकनी से देख रही है। ओफो, इन लोगों के पास एक दूसरे के साथ बिताने के लिए कितना फालतू समय है। सारा दिन बस रसोई और पंचायत। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो अपनी नींद प्यारी है। मैं अपनी नींद की कुर्बानी किसी भी वजह से नहीं दे सकती। अकेले रहने में जो मजा है वो इन भीड़ भाड़ वाले घरों में कहाँ। महिमा बालकनी से अंदर आती है। अनिकेत वहीं हॉल में जमीन पर बैठकर खिलौने से खेल रहा है। महिमा को भूख लगी है, इसीलिए वो किचन की तरफ बढ़ती है। बेटा मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो बस थोड़ी सी खिचड़ी बना दूंगी, वही खाकर सो जाएंगे। मम्मी कल रात भी तो आपने खिचड़ी भी बनाई थी। मुझे रोज रोज खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, क्या आप कुछ और नहीं बना सकती? हाँ बेटा, तो क्या हो गया, आज भी खिचड़ी खा लो, फिर मैं कल कुछ अच्छा बना दूंगी। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, ज्यादा काम नहीं होगा मुझसे। महिमा जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती है और 2 थालियों में परोस देती है। वो दोनों चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खत्म होते ही महिमा थालियां सिंक में डाल देती है। ठीक है बेटा, मैं सोने जा रही हूँ, अब तुम भी शोर मत मचाना और चुपचाप लेट जाना। मम्मी मेरा होमवर्क अभी बाकी है, टीचर डांटेगी। प्लीज मेरा होमवर्क करा दो ना, बस थोड़ा सा ही बचा है। आप बैठ जाओ पास में। बेटा मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है, और तुम खुद से कर लो ना प्लीज, या फिर YouTube पर देख लो। ये लो मेरा मोबाइल और मुझे सोने दो। महिमा अनिकेत को मोबाइल पकड़ाकर कमरे में चली जाती है और चादर ओढ़कर सो जाती है। सोने से पहले वो एक बार फिर मुस्कुराती है और खुद से बात करती है। जो ये अकेले रहकर चैन से सोने का सुख मिलता है वो कभी भी फैमिली के साथ नहीं मिल सकता। ना किसी की किचकिच, ना किसी की सेवा, बस मैं और मेरी नींद। दूसरी तरफ करिश्मा के घर में गट्टे की सब्जी की खुशबू फैल रही है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे हैं। कपिल और देवेश जी स्वाद लेकर खाना खा रहे हैं। वाह बहू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। गट्टे इतने नरम बने हैं कि मुंह में जाते ही घुल रहे हैं। दही बड़े भी बहुत लाजवाब हैं। हाँ, और रोटियां भी तो देखो कितनी फूली हुई और नरम है। बहू ने वाकई बहुत मेहनत की है। हम सबको खिलाने के बाद ये खुद चैन से बैठती है। खाना खत्म होने के बाद करिश्मा और सुप्रिया मिलकर बर्तन समेटती हैं। करिश्मा बर्तन लेकर आंगन के नल के पास जाती है जहां रोशनी जल रही है। लाओ भाभी, मैं बर्तन धुलवा देती हूँ, आप अकेले कहाँ तक धोगी। शाम से आप एक पैर पर ही खड़ी हो, अब जाकर जरा आराम कर लो। तभी सावित्री वहां आती है और कहती है, तू बर्तन धो ले बेटा सुप्रिया, मैं किचन साफ कर देती हूँ। आखिर करिश्मा को भी तो टाइम पे सोना है ना, आज इसने बहुत काम किया है। करिश्मा मुस्कुराते हुए बर्तन धोती है और फिर अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है। कपिल बेड पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगा आज शायद तुम किचन में ही सो जाओगी। बहुत देर कर दी तुमने आने में। हाँ, परिवार में तो देर हो ही जाती है ना, सबको खिलाना पिलाना और फिर सब समेटना, इसमें समय का पता ही नहीं चलता, पर अच्छा लगता है ये सब। अरे यार, तुम बहुत थक गई होगी आज। गट्टे बनाना, दही बड़े बनाना, फिर बर्तन धोना। तुम चाहती तो किसी और दिन के लिए टाल सकती थी।
नहीं कपिल, परिवार के साथ रहना थकान भरा नहीं होता, बल्कि बहुत सुकून भरा होता है। जब सब खुश होते हैं तो मेरी थकान अपने आप मिट जाती है। मुझे पता है आज बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो और सो जाओ। कल सुबह फिर से वही भागदौड़ शुरू हो जाएगी। हाँ, शुभ रात्रि करिश्मा। करिश्मा और कपिल सो जाते हैं। घर में शांति छा जाती है, लेकिन दूसरी तरफ महिमा के घर में नजारा कुछ अलग ही। रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और महिमा अचानक उठकर बैठ जाती है। ओफो, लगता है एसी फुल नहीं चला है। कमरे में इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो एसी का रिमोट उठाकर टेम्परेचर कम करती है। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, मतलब सुकून वाली नींद नहीं आ रही है। इतनी शांति है फिर भी मन बहुत घबरा रहा है, प्यास भी लग रही है। महिमा उठती है और किचन से पानी पीती है। वो टहलते हुए बालकनी में आती है। वो सामने वाले घर की ओर देखती है जहाँ की सारी लाइटें बंद हैं। जेठानी जी तो उस बड़ी फैमिली में रहती है, सारा दिन काम करके तक थक जाती होगी, इसलिए शायद घोड़े बेचकर सो रही है। उन्हें तो कभी भी टाइम पर सोने को नहीं मिलता, लेकिन मुझे तो यहाँ चैन और सुकून से सोने को मिलता है। फिर भी मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रही? महिमा काफी देर तक बालकनी में खड़ी रहती है, पर उसे नींद का कोई एहसास नहीं होता। वो झुंझलाकर वापस कमरे में जाती है। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही हैं। करिश्मा के घर में सुबह सुबह की चहल पहल शुरू हो गई है, जबकि महिमा के घर में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। महिमा की आंख अचानक खुलती है और वो हड़बड़ाकर घड़ी देखती है। ओफो, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। 8 बज गए हैं, सूरज सिर पर आ गया है और मैं अभी तक सो रही हूँ। विवेक भी घर पर नहीं है कि जगा देता। महिमा जल्दी से बाहर हॉल में आती है, जहाँ अनिकेत स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर खुद से तैयार होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ करिश्मा बिस्तर से चौंक कर उठती है, जिसे देखकर कपिल कहता है, अरे खुल गई तुम्हारी नींद? 8 बज गए हैं। कपिल, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सुरेश को स्कूल जाना है, उसका टिफिन बनाना है, सब कुछ कितना लेट हो गया है। मुझे लगा तुम कल बहुत थक कर सोई थी, तो मैंने सोचा सोने देता हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है, घर की जिम्मेदारियां भी तो देखनी पड़ती है। अब सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, स्कूल बस आने वाली होगी। करिश्मा बाहर आती है तो देखती है कि सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए हैं। दादी सास करिश्मा को देखकर कहती है, अरे बहू, तू आ गई। हम तो अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। सावित्री कह रही थी कि तू आज बहुत थक गई है, इसलिए तुझे जगाना नहीं चाहिए। हाँ माँ जी, मैंने सोचा कि कल रात को इसने इतने बर्तन धोए और सारा काम खत्म किया, तो इसे चैन की नींद सोने देना चाहिए, इसलिए नाश्ता हम दोनों ने खुद ही बना लिया। लेकिन माँ जी, मुझे जगाना चाहिए था ना आप लोगों को। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे बहू, तू इतना करती है हमारे लिए तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो थोड़ा लेट चल ही जाता है। तू जा आराम से हाथ मुंह धोकर आ जा, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई। करिश्मा हाथ धोकर आती है और सभी के साथ बैठकर चाय नाश्ता करती है। उधर महिमा के घर में अफरा तफरी मची है। वो किचन में ब्रेड पर मक्खन लगा रही है, क्योंकि खाना बनाने का समय नहीं बचा है। मम्मी, मेरे टिफिन में क्या रखा है? आज ब्रेड सैंडविच। आपने कल कहा था कि आज कुछ अच्छा बनाओगी। बेटा, सैंडविच रखा है, चुपचाप रख लो। देख रहे हो ना कि मैं कितनी लेट उठी हूँ। अब फटाफट तैयार हो जाओ, बस आने वाली होगी। मम्मी, आप इतनी लेट क्यों उठती हो? फिर फटाफट कुछ भी बना कर रख देती हो। कभी तो कुछ अच्छा बना कर रखा करो। अब लेक्चर मत दो मुझे, जल्दी चलो बाहर। और हाँ, स्कूल में सुरेश से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मम्मी, सुरेश भैया तो स्कूल में हमेशा अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। उनके टिफिन में पराठे, सब्जी, तो कभी हलवा होता है। हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते हैं। फिर तूने उसकी बात की, उन दोनों की बात मुझसे मत किया कर। चल अब जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। महिमा अनिकेत को लेकर नीचे आती है। उधर करिश्मा भी सुरेश को बाहर तक छोड़ने आती है। दोनों बहुएं आमने सामने खड़ी हैं। मम्मी, आज आपने मेरे लिए पराठे और वो दही बड़े रखे हैं ना, जो कल बच गए थे, और वो आम पन्ना भी। हाँ बेटा, मैंने तो थोड़ा ज्यादा ही रखा है। आराम से खाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हाँ मम्मी, वो अनिकेत है ना, उसकी मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती है ना, तो मुझे उसे खिलाना पड़ता है। वो बेचारा रोज वही सैंडविच खाता है। ठीक है बेटा, आप जाओ, तुम बस आ गई है, संभल के जाना। करिश्मा महिमा की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराती है, पर महिमा अपना मुंह मोड़ लेती है और बिना कुछ बोले वहां से तेजी से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो सोफे पर बैठ जाती है। तभी विवेक का दोबारा फोन आता है। क्या कर रही हो महिमा? अनिकेत को छोड़कर आ गई? हाँ हाँ, अभी अभी आई हूँ। सिर में दर्द हो रहा है, भाग दौड़ बहुत हो गई है सुबह सुबह। आप बताइए। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे आने में इस बार भी थोड़ा देर हो जाएगी। तुम ऐसा करना कि आज मॉल जाकर घर की जरूरत की सारी चीजें ले आना। राशन खत्म होने वाला है, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे ही सब करना पड़ता है। रखती हूँ, कपड़े धोने हैं।
महिमा वॉशरूम में जाकर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है। कपड़े धुलने के बाद वो उन्हें सुखाने के लिए छत पर लेकर जाती है, जहां से उसे सामने वाली छत का नजारा दिखता है, जहां करिश्मा, सावित्री और दादी सास साथ पापड़ समेट रही हैं। बेटा करिश्मा, इस बार तो हमने पर्याप्त पापड़ बना दिए हैं, पूरे साल का कोटा खत्म हो गया है। तेरी मेहनत सफल रही। हाँ, मुझे तो बहू के हाथ के पापड़ ही पसंद है, उसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। बहुत कुरकुरे और स्वादिष्ट बनाती है। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, मुझे याद आया कि घर का राशन और सामान भी लाना है। मैं सोच रही हूँ कि शाम को चक्कर लगा लूँ। बहू तू जाकर ले आ, आज घर की चिंता मत करना, सुप्रिया सारा काम कर लेगी, मैंने उसे बोल दिया है। और उसके साथ मैं भी हाथ बटा दूंगी, तू आराम से अपनी शॉपिंग कर लेना। माँ जी, आप भी मेरे साथ चलिए ना, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। ओफो, इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। बाहर सामान लाने जाएगी तो घर पर काम करने के लिए पूरी फौज बैठी है। एक मैं हूँ कि सब कुछ मुझे ही खुद करना पड़ता है। शाम को अनिकेत स्कूल से वापस आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वो अपना बैग मेज पर पटक देता है। मम्मी, आज मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ी, मेरा होमवर्क पूरा नहीं था। आपने कल मुझे मोबाइल देकर सुला दिया था ना, इसलिए। ठीक है बेटा, रो मत, अब बैठकर होमवर्क पूरा करो। मुझे अभी मॉल जाना है सब्जियां और राशन लाने। तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। महिमा तैयार होकर मॉल पहुंचती है। वो सामान देख रही है कि तभी उसके सामने करिश्मा और सावित्री दिखती हैं। करिश्मा अपनी सास का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से चल रही होती है। माँ जी, अरे सुनिए ना, इधर आइए ना, ये मसाले ले लेते हैं। देखिए, ये वाला मसाला खत्म हो गया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, और साबूदाना भी ले लेना, कल एकादशी है तो साबूदाने की खिचड़ी बनानी होगी। बहुत आइडल बहू बनने की कोशिश कर रही है। मैं तो अकेली ही ठीक हूँ, मुझे नहीं रहना जॉइंट फैमिली में। तभी करिश्मा महिमा को देखकर, अरे महिमा, तुम यहाँ अकेले शॉपिंग कर रही हो? हाँ, मुझे अकेले ही रहना पसंद है, किसी की रोक टोक और किचकिच नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। महिमा घमंड से मुंह घुमाकर आगे बढ़ जाती है। करिश्मा और सावित्री एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराकर अपना सामान लेने लगती हैं। समय बीतता जा रहा है। एक तरफ करिश्मा अपने परिवार के साथ हंसती खेलती है, मेहनत करती है और रात को चैन की नींद सोती है। दूसरी तरफ महिमा अकेले रहकर भी थकी थकी रहती है। उसे चैन की नींद नहीं आती। हर समय एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे रहती है। एक दिन करिश्मा छत पर कपड़े सुखा रही है और महिमा अपनी बालकनी में बाल सुखा रही है। करिश्मा की नजर महिमा पर पड़ती है। वो हाथ हिलाकर उसे बुलाना चाहती है, पर महिमा फिर से मुंह टेढ़ा कर लेती है और अंदर चली जाती है। आखिर ये इतनी कड़वाहट लेकर कहाँ जाएगी? पुराने दिनों में भी ये ऐसी ही थी, कभी किसी की बात नहीं सुनी। करिश्मा अपने कमरे में आकर बैठती है और उसकी आंखें पुरानी यादों में खो जाती हैं। उसे वो दिन याद आता है जब वो महिमा जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। सुबह के 10 बज रहे हैं। घर के बाहर बरामदे में दादी और सावित्री बैठी बातें कर रही हैं। सबका नाश्ता बन चुका है, पर महिमा के कमरे का दरवाजा बंद है। देखो बहू, सावित्री, छोटी बहू की आदत बहुत खराब होती जा रही है। 10 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं उठी है। इतना कौन सोता है भला? माँ जी, करिश्मा ने तो सुबह 6 बजे उठकर सारा नाश्ता और खाना बना दिया है, पर महिमा को जगाना तो पहाड़ हिलाने जैसा है। विवेक भी उसे कुछ नहीं कहता। उस समय विवेक कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ और दादी की बातें सुनकर कहता है, माँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं उसे जगा कर लाता हूँ, शायद रात को देर से सोई होगी। विवेक कमरे में जाता है और खिड़की के पर्दे हटा देता है। महिमा चादर तानकर सो रही है। महिमा उठो, 10 बज गए हैं, घर वाले बाहर गुस्सा कर रहे हैं, कम से कम सुबह तो टाइम पर उठा करो। तुम्हारे घर वाले तो हर दिन गुस्सा करते हैं, कोई नई बात नहीं है, और तुम लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। क्या आफत आ गई है? चैन से? अरे 11 बजने वाले हैं महिमा, कोई थोड़ा सा समय नहीं हो गया है? घर की बहू हो तुम, कुछ तो शर्म करो। तो क्या हो गया, 11 बज रहे हैं? मुझे इतने समय तक सोने की आदत है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपना काम खुद कर ले। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नाश्ता बन गया है, बाहर चलो और सबके साथ खा लो। थोड़ी देर बाद महिमा हॉल में आती है और सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। गुड मॉर्निंग बेटा, पर बहुओं को इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता। हमारे जमाने में तो हम सूरज निकलने से पहले घर बुआर लेते थे। ठीक है दादी माँ, लेकिन अब पुराना जमाना चला गया है। सब नाश्ता करने बैठते हैं। कपिल और देवेश जी करिश्मा की बनाई खाने की तारीफ करते हैं। उसके बाद विवेक भी करिश्मा की तारीफ करते हुए, अरे भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरे टिफिन में भी थोड़ा सा ज्यादा रख देना, मैं अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाऊंगा। वैसे भाभी, आप नहीं होती तो भला मेरा ख्याल कौन रखता? ये सुनकर महिमा का चेहरा उतर जाता है। वो नाश्ता खत्म करके कमरे में जाती है और विवेक का इंतजार करती है। जब विवेक अंदर आता है तो वो उस पर बरस पड़ती है। तुम अपनी भाभी को बोल रहे थे कि मेरा ख्याल कौन रखता? तो क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? सबके सामने मेरी बेइज्जती करना जरूरी था? बिल्कुल नहीं रखती तुम मेरा ख्याल।
अरे तुम तो दिन भर सोती रहती हो, रात भर सोती रहती हो। मेरे कपड़े भाभी प्रेस करती हैं, मुझे खाना भाभी देती हैं, हर काम तुम्हारा भाभी करती है, तो मैं क्या करूं? जब हर काम भाभी ही करती है तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जाओ उन्हीं के पास। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अपनी अकल ठिकाने लगाओ। समय बीत रहा था और आए दिन महिमा और विवेक का झगड़ा हो रहा था। करिश्मा अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन महिमा उसे अपना दुश्मन समझती। ऐसे एक दिन महिमा और विवेक के कमरे में जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। तब करिश्मा उनके कमरे में आती है और महिमा को समझाते हुए कहती है, देखो महिमा, पति की सेवा करना और परिवार को समय देना एक स्त्री का असली सुख है। इस तरह चिढ़कर और सोकर रिश्ते नहीं निभते हैं। थोड़ा खुद को बदलो। जेठानी जी, आप मुझे समझाना बंद कीजिए। मुझे फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए। आप अपनी महानता अपने पास रखिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। महिमा की नफरत करिश्मा के लिए दिन ब दिन बढ़ती गई, क्योंकि हर कोई करिश्मा की ही तारीफ करता था। एक शाम विवेक ऑफिस से आया और वो थका हुआ था। महिमा उठो ना, बहुत सिर दर्द हो रहा है, मुझे एक कप कॉफी बनाकर ला दो। विवेक ऐसा कह ही रहा था कि तभी करिश्मा वहां कॉफी लेकर आ जाती है और विवेक को देते हुए कहती है, विवेक, तुम इसे मत जगाओ। तुम्हें तो पता है कि देवरानी जी सोने में कितनी एक्सपर्ट है। तुम उन्हें छोड़ो और ये गर्मा गर्म कॉफी पी लो। ये औरत हमेशा मेरे पति को भड़काती रहती है। मुझे नफरत है इससे। हर कोई बस भाभी भाभी करता रहता है। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अगले दिन घर में बुआ सास आने वाली थी। सावित्री अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बेटा, महिमा, करिश्मा, कल जल्दी उठ जाना, क्योंकि बुआ जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। करिश्मा ने तो रात को ही सारी तैयारी कर ली है। सुबह तुम भी उसकी मदद कर देना। ठीक है माँ जी, मैं देखूंगी। अभी मुझे सोना है। अगले दिन बुआ सास आई। करिश्मा ने उनकी बहुत सेवा की, पर महिमा 11 बजे तक कमरे से बाहर नहीं निकली। जब विवेक उसे जगाने गया तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। महिमा, बुआ जी बिना मिले जा रही हैं, कम से कम बाहर आकर पैर तो छू लो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। नहीं आऊंगी मैं। तुम लोगों की रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ मैं। रात को मैं मूवी देख रही थी और मुझे नींद पूरी करनी है। जाओ यहाँ से। बुआ सास बिना मिले चली गई। दादी सास बहुत नाराज हुई। फिर जब महिमा बाहर आई तो दादी सास बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें महिमा। तुम्हारी बुआ सास तुमसे बिना मिले ही चली गई। तुमने तो नाक कटा कर रख दी है हमारी। बुआ सास बिना मिले चली गई तो कौन सी आफत आ गई है? और आप अपनी बकवास बातें बंद कीजिए। महिमा, तमीज से बात करो अपनी दादी सास से। बात करने का तरीका मत भूलो। अपनी औकात मत भूलिए जेठानी जी। आप होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? ये सुनकर विवेक महिमा को खींचकर एक थप्पड़ लगाता है। बस बहुत हुआ, तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। अरे ये दादी माँ है, इनके सामने जुबान लड़ाती हो और भाभी से बदतमीजी करती हो। तुमने मुझे मारा? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। विवेक, मुझे तुमसे अभी के अभी तलाक चाहिए। ऐसा कहकर महिमा गुस्से से अपने कमरे में जाती है और अपना सूटकेस पैक करने लगती है। घर टूटने की कगार पर था। सावित्री ने बीच बचाव किया और विवेक से बोली, हमारे खानदान में आज तक कोई तलाक नहीं हुआ है। विवेक, तू इसे लेकर सामने वाले घर में चला जा। वो घर भी हमारा ही है। कम से कम आंखों के सामने तो रहेंगे। ये सुनकर महिमा आपे से बाहर आई और बोली, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं विवेक की जिंदगी में रहूं तो मुझे वो बड़ा वाला घर दे दीजिए। मैं आप लोगों के साथ अब और नहीं रह सकती। सोचकर मुझे बता दीजिए। महिमा की जिद पर देवेश जी ने शांति के लिए वो घर उसे दे दिया और फिर महिमा और विवेक सामने वाले घर में शिफ्ट हो गए। करिश्मा बीती यादों में खोई हुई थी कि सुप्रिया की आवाज महिमा को वर्तमान में लाती है। भाभी, क्या सोच रहे हो? नीचे चलो, आज पालक पुलाव बनाना है और दादी की पसंद की कड़ी पकौड़े भी। जल्दी आइए। हाँ, सुप्रिया, चलो मिलकर तैयारी करते हैं। करिश्मा नीचे जाकर रसोई संभालती है। रात को पूरा परिवार आंगन में बैठकर खुशी खुशी खाना खाता है। महिमा ऊपर बालकनी से ये सब देखकर मन ही मन, बेटा अनिकेत कहता है कि उसे भूख नहीं है। विवेक मेरा फोन नहीं उठाता, मुझसे बात नहीं करता। सब कुछ होते हुए भी मैं कितनी अकेली हूँ। रात हो जाती है। महिमा को अपने घर के अंदर बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है, जहां से सामने वाले घर का आंगन साफ साफ दिखाई दे रहा था। करिश्मा बहुत थक गई है तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग गया है। बहू, आज तूने बहुत काम किया है। ला बैठ यहाँ, मैं तेरे सिर पर तेल लगा देती हूँ। तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। भाभी देखो ना, काम करते करते आपकी एड़ियाँ कितनी फट गई है। मैंने YouTube पर मैनिक्योर का तरीका सीखा था। मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ और मैं इसके हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। गर्मियाँ बहुत है, मेहंदी से दिमाग और हाथों में ठंडक बनी रहती है। ससुर देवेश जी और पति कपिल पास आकर बैठकर ये सब देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। करिश्मा की आंखों में खुशी के आंसू हैं। महिमा ये सब खिड़की से देख रही है और तड़प रही है। तभी अचानक वो विवेक को फोन लगाती है और कहती है, कहाँ हो जी तुम? कब आओगे घर? मुझे बहुत डर लग रहा है और अकेलापन महसूस हो रहा है।
मैं कल आऊंगा महिमा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बार बार फोन मत किया करो, रखो अब। विवेक फोन रख देता है और करिश्मा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन विवेक घर आता है। महिमा उसे खुश करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है और विवेक का व्यवहार ठंडा है। देखिए विवेक, आज मैं सुबह ही उठ गई थी। मैंने आपके लिए पराठे और आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। अच्छा, तो तुमने मेरे लिए अपनी नींद त्याग दी? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर खा लिया था। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस का जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। विवेक घर से निकल जाता है। महिमा का मन नहीं मानता। वो उसका पीछा करते हुए मॉल पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। विवेक एक लड़की के साथ घूम रहा है। अरे डार्लिंग ले लो, तुम्हें क्या क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो मेरे पैसे और मेरी जान दोनों हाजिर हैं। ये सब देखकर महिमा चौंक जाती है। वो चुपचाप घर वापस आती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद विवेक आता है तो महिमा गुस्से में उससे कहती है, आ गए आप उस लड़की के साथ घूम फिर कर? ये तुम क्या कह रही हो? बकवास मत करो विवेक, मैंने तुम्हें मॉल में उस लड़की को चूमते और शॉपिंग कराते देख लिया। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? हाँ, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो सच सुन लो, मैं कोमल से प्यार करता हूँ। तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ अपनी नींद के बारे में सोचा, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दिया। ये सब तुम क्या कह रहे हो? और तुम शादी करोगे उससे? मैं कल मंदिर में उससे शादी कर लूंगा। मैंने तलाक के पेपर्स भी साइन कर लिए हैं। तुम सोती रहो अपनी नींद, मुझे अब अपनी जिंदगी जीनी है। विवेक चला जाता है। महिमा कमरे में गिरकर रोने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। करिश्मा और सावित्री हाथ में खीर का कटोरा लेकर खड़ी हैं। वो महिमा का रोना सुन लेती हैं। महिमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हम तो तुम्हें खीर देने आए थे। विवेक कहाँ है? आखिर हम तुम्हारा परिवार हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, विवेक मुझे छोड़कर जा रहा है। वो कल मंदिर में किसी कोमल नाम की लड़की से शादी कर रहा है। करिश्मा का चेहरा गंभीर हो जाता है। मुझे पता है कि विवेक भटक गया है, पर हम उसे बर्बाद होने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शाम को विवेक कोमल के साथ मंदिर आता है और वो पंडित जी से शादी करवाने के लिए कहता है। तभी करिश्मा, महिमा और पूरे परिवार सहित मंदिर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, रुक जाओ विवेक, ये तुम क्या कर रहे हो? और अपनी पत्नी के होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुझे मत रोको भाभी, मैं इस औरत की नींद से तंग आ गया हूँ। इसने हमेशा हर चीज से ज्यादा अपनी नींद को इम्पोर्टेंस दी, कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। आज मैं कोमल से शादी करके हमेशा के लिए से अपना पीछा छुड़ा लूंगा। कोमल, पहचाना मुझे? कोमल करिश्मा को देखकर सोच में पड़ जाती है। करिश्मा कोमल के ऑफिस पहुंचती है और, कोमल, मुझे पता चला कि विवेक तुमसे शादी कर रहा है, पर क्या तुम्हें पता है कि असली जायदाद तो मेरे ससुर जी के पास है? अगर तुम विवेक को छोड़कर मेरे दूसरे देवर से शादी करो तो मैं सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगी। सच में मुझे विवेक से कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं तो बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही हूँ। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे दोगी तो मैं शादी के बाद उसे छोड़ दूंगी और आपके दूसरे देवर से शादी कर लूंगी। करिश्मा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। करिश्मा ऑडियो प्ले कर देती है, जिससे कोमल चौंक कर अपनी यादों से बाहर आ जाती है। ये सुनो विवेक, तुम्हारी कोमल की असलियत, ये किसी से भी शादी कर सकती है सिर्फ पैसों के लिए। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी? अगर मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तो मैं ये शादी नहीं करने वाली। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा विवेक। कहाँ जा रही हो कोमल? तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने पुलिस वालों को पहले ही फोन कर दिया था, बस वो आते ही होंगे। थोड़ी देर में पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और जालसाजी के जुर्म में कोमल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी लोगों से माफी मांगता है। बेटा विवेक, पत्नी जैसी भी हो उसे सुधारा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। और महिमा, तुमने भी अपनी नींद के चक्कर में सब खो दिया था। मुझे माफ कर दीजिए, आज आप सब की वजह से मेरा घर उजड़ने से बच गया। मुझे मेरी नींद से प्यारे मेरे रिश्ते हैं। मुझे भी माफ कर दो महिमा, मैं भटक गया था। भाभी, आज आपने मुझे बचा लिया। चलिए हम सब फिर से एक ही घर में रहेंगे। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाता है और महिमा और विवेक वापस जॉइंट फैमिली में आ जाते हैं। अब महिमा जल्दी उठती है, सबके साथ काम करती है और रात को सचमुच सुकून की नींद सोती है।